प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर आए। उन्होंने पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की बुनियाद रखी। इस मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बताया कि पहले मरहले में 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे, जिनकी मालियत 14,30,000 होगी। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि सस्ते घरों का जो दायरा कार है ये पंजाब की हर तहसील तक फैलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे लाहौर में एक दफ़ा फिर इस निज़ाम से शिकवा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है ये ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। अमीर तरीन मोहल्लात में रहने वाले जो लोग हैं ये ख़ुद को कानून से बालातर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन जमातों के बारे में कहा कि एक यूनियन बनी हुई है, इत्तेहाद बना हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं है, शोर मचाया हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई नई बात नहीं की है। किसी भी तकरीब में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, कहीं भी खिताब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन पर ये तनकीद करना नहीं भूलते। साथ ही हमेशा ये बात भी कहते हैं कि ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, ये भी एक हकीकत है कि पीटीआई के दौर में जो रेफरेंसेस जिन पर बात भी हो रही है, जिनको अपोजिशन भुगत भी रही है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो जेलें भी उन्होंने काटी हैं, कैदें भी काटी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी केस जो है ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, NA 249 के बाद PP 84 में तहरीक इंसाफ की शिकस्त ने हुकूमती कारकर्दगी पर भी बहुत से सवालात उठा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ PP 84 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद मोज़म शेर को 73,081 वोट लेकर वो कामयाब हुए, जबकि PTI के अली हुसैन खान बलोच 62,903 उन्होंने वोट हासिल किए। ये जो फ़र्क है ये 10,898 वोटों का है। 2018 के आम इंतखाबात में ये सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी, लेकिन PTI और मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों में जो वोटों का उस वक्त फ़र्क था ये था 6,487 वोटों का फ़र्क था। इस वक्त हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात में भी मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन जमातें इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। विफाकी काबीना इंतखाबी इस्लाहात पर 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपोजिशन जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत के लिए ऐवान सदर में आने की दावत दी है। सदर ने यह भी कहा कि अगर अपोजिशन उनके पास नहीं आना चाहती तो वो खुद पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए तैयार हैं। आज हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से राब्ते के लिए कमेटी भी कायम की है। ये 5 रुकनी कमेटी विफाकी वजीर परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, असद उमर, डॉक्टर बाबर अवान और मलिक आमिर डोगर पर मुश्तमिल है, जो अपोजिशन समेत तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं इनसे इंतखाबी इस्लाहात के लिए राब्ता करेगी। इस वक्त देखा जा सकता है कि मुल्क में जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इनकी शदीद ज़रूरत है। हर जो जमात होती है वो अपोजिशन में तो इंतखाबी इस्लाहात की बात करती है, लेकिन इक़्तिदार में आते ही बहुत से बहानों से काम लिया जाता है। ये कहा जाता है अपोजिशन उनका साथ नहीं दे रही है, जैसे तहरीक इंसाफ भी आज ये कह रही है कि अपोजिशन उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनकी नीयत साफ है। आज इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू किया तो पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने इसका बायकॉट किया। मुस्लिम लीग नून, PSP, MQM और PTI और आज़ाद उम्मीदवारों ने RO को बायकॉट का लेटर जमा करवाया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने एतराज़ उठाया कि रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती के लिए वोटों के जो थैले लाए वो खुले हुए थे। दीगर उम्मीदवारों ने यह एतराज़ किए कि उन्हें फॉर्म 45 और 46 मुहैया नहीं किया गया। आखिर एक बार फिर एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने मुतालबा माना मुस्लिम लीग नून की दोबारा गिनती का। क्या ये गिनती दोबारा की जाएगी? इलेक्शन कमीशन ये मुतालिबा दोबारा मानेगा? क्या इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अपोजिशन ये समझती नहीं है कि वाकई मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, वाकई जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है इसको ठीक करने की ज़रूरत है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। सबसे पहले तो फ़ारूक हबीब साहब, आज जो तकरीब हुई लाहौर रायविंड में नया हाउसिंग पाकिस्तान की, ज़रा मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल दे दें। आप इस तकरीब में शामिल थे। 50 लाख घरों का दावा है इस हुकूमत का, तहरीक इंसाफ का, कि 5 सालों में आपने बना कर देने हैं। तकरीबन 3 साल, पौने 3 साल गुजर गए हैं, अभी तो ये काम शुरू हुआ है। आप समझते हैं कि 50 लाख घरों का दावा, ये जो मज़ीद 2 साल रह गए, इसमें पूरा कर लेंगे आप लोग?
शुक्रिया शादिया साहिबा कि आपने जो आवाम के अहम इस मौजू के ऊपर बात की है। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि आपने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है, एक ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी है जिसके अंदर इस मुल्क का वो आम आदमी जो सारी ज़िंदगी किराए के मकान के ऊपर रहता था, उसके लिए अब अपना घर बनाने का जो ख्वाब है वो पूरा हो सके। ये चैलेंज एक वज़ीर आज़म साहब के सामने था। जब उन्होंने 50 लाख घरों की बात की तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर लोग हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनकी छत अपनी नहीं है। डिमांड मौजूद है, लेकिन उसको पूरा कैसे करना है? उसको गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर तो आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपने माहौल इस तरह का बनाना है। माहौल क्या बनाया? सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज ये था कि पाकिस्तान के अंदर मॉर्गेज मार्केट नहीं थी। आज वज़ीर आज़म साहब ने फोरक्लोजर लॉज जो हैं उनको रास्ते में जो रुकावटें थी वो हटी, जो अपीलें दायर हुई थी हाई कोर्ट से क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हुआ। अब बैंक्स जो हैं वो सरमाया रोल ओवर कर रहे हैं। 340 अरब रुपए से जायद की जो है वो मार्केट क्रिएट की गई है। 3% के ऊपर कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो 10 साल 20 साल की आसान इकसात के ऊपर घरों के लिए कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। आज उसी के सिलसिला में पेरी अर्बन हाउसिंग मंसूबा का आगाज़ किया गया, जो कि पंजाब की आज 39 तहसीलों में 41 साइट्स के ऊपर इस काम का जो है वो आगाज हुआ। 10,000 के करीब जो है इसमें घर बनेंगे। बहुत अच्छा इक़दाम है एक गरीब और निचले तबके के लिए। इस पे तो कोई शक ही नहीं है, कोई इस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, किन लोगों को घर मिलेंगे? जाहिर है 10,000 20,000 घर अगर एक जगह पर बनाने हैं, लेकिन वहां पर जो डिमांड होगी जाहिर है बहुत ज्यादा होगी। तो क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने सेट किया है कि आप किस तरह लोगों में घर देंगे? जी शादिया साहिबा, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पहली बुनियादी चीज़ जो सरकारी ज़मीनें थी जिनके ऊपर कब्जे हुए थे, आपके इल्म में है कि आज भी रायगढ़ में जिस जगह के ऊपर घरों का इफ्तिताह किया गया वहाँ पर फार्म हाउसेज बने हुए थे, कब्जे किए गए थे। ये वही हुकूमत की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जिसके ज़रिए लाखों एकड़ पंजाब की ज़मीन वागजार करवाई गई है। अब उनमें जो सूटेबल साइट्स हैं अक्रॉस द पंजाब की 143 तहसीलों के अंदर इन साइट्स के ऊपर जो है वो आइंदा जो है मराहलों के अंदर आगे काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर वो लोग जिनकी 30,000 से 50,000 के दरमियान माहाना जो इनकम है, जो कि किस्त का 1/3 होना ज़रूरी है, वो इसके अंदर जो है वो केपेबल हैं, उनको लोन मिल सकते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं और बैंक्स को मोबिलाइज किया हुआ है। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने 4,000 फ्लैट्स का LDA के तहत जो है वो पिछले महीने जो है वो इनॉग्रेशन की थी। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें आ रहा है जो लो कास्ट हाउसिंग की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से पंजाब के अलावा हमारे दूसरे सूबे भी इसके अंदर बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं और बैंक्स को मोबिलाइज किया है। स्टेट बैंक इनको मॉनिटर कर रहा है। हर हफ्ते वज़ीर आज़म साहब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो है वो मीटिंग ले रहे हैं और आपके इल्म में है कि जो रिकॉर्ड कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। देखें, बात यह है कि यकीनन मैंने आपको कहा कि लो कास्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कम आमदन वाले लोग, और जब आपकी 60,000 से ऊपर इनकम चले जाती है तो वो कम आमदन के ऑर्बिट में नहीं आते, क्योंकि आपको हुकूमत पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया जो है वो सब्सिडी भी दे रही है और इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बहुत कम रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया में मॉर्गेज मार्केट का सिस्टम है, अगर नहीं था तो पाकिस्तान में नहीं था। यहाँ पर मंसूबे बनते थे आशियाना के नाम से, लेकिन वो शोबाजियों के लिए बनते थे, लेकिन यहां पर तो हकीकी मानों में एक सिस्टम बना दिया ना वजीर आजम ने। अब जो माहौल बन गया है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट की गई है, ये लाखों घर एक साथ शुरू हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, जो प्राइवेट कॉलोनियां हैं, जिस तरह फाटा पंजाब के अंदर एक इदारा है, उसके तहत हम पाबंद बना रहे हैं कि आपने अपनी कॉलोनी का प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का एक खास हिस्सा लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए मुख्तस करना है। वहां से आपको तमाम अप्रूवल्स मिल जाती हैं, वहां से आपको नया पाकिस्तान की लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए सब्सिडी भी मिल सकती है। तो एक सिस्टम जो रुका हुआ था उस सिस्टम को चला दिया है। अब ये बड़ी तेजी से जो है पाकिस्तान के अंदर घर बनना शुरू इंडस्ट्री है उसको भी इसमें ज़ाहिर बूस्ट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारी है वो भी इसमें ज़ाहिर उसको भी फरोग मिलेगा। मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आज वुज़रा ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या शिकायत की है? खासकर ब्यूरोक्रेसी नाराज भी थी। आशिक अवान साहब ने जो साहिबा ने जो AC के साथ जो उनका वाकया पेश आया,
बड़ी नाराज थी उस वाक़े के बाद भी ब्यूरोक्रेसी, और ताउन नहीं कर रही थी। ये तो खैर आप लोगों की शुरू से शिकायत है जब से आप लोग इक़्तिदार में आए हैं ब्यूरोक्रेसी के रवैये के हवाले से। आज क्या शिकायत की वज़रा ने? देखें, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के ही वर्किंग हैंड्स होते हैं और हुकूमत ने अपना काम जो है उसी ब्यूरोक्रेसी से ही लेना होता है। जाहिर बात है जहाँ पर इतनी देर इक़्तिदार के अंदर जो है वो दूसरी जमातें रही हों, वहाँ पर अगर आप कुछ कल्चर को चेंज करना चाहें, उसको तब्दील करना चाहें, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस तो ज़रूर शामिल होती है। लेकिन जो हुकूमत होती है उसका काम ओवरसाइटनेस भी होता है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ का अमल दरामद भी एडमिनिस्ट्रेशन से करवाना होता है और इंतज़ामिया से बेहतर अंदाज से जो है वो काम लेना होता है। जहाँ तक रही बात हुकूमती अमलदारी के हवाले से, तो हुकूमती अमलदारी जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अगर किसी को कोई इनफरादी तौर के ऊपर अगर किसी का कोई मसला है, शिकायत है, वो किसी शक्ल भी हो सकती है। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मैं वहाँ मौजूद था ऐसी कोई बात नहीं हुई। और सबके बाद जो है वो हाउसिंग की मीटिंग हुई है, उसके बाद जो हमारे साउथ पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस से उनके साथ मीटिंग हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को जो है हुकूमत जो है वो अपने लोगों को साथ भी लेके चल रही है, उनको फैसिलिटेट भी कर रही है, और जो अवामी तरजीहात के मंसूबे हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने के ऊपर वज़ीर आज़म का फोकस है। अब उनका एक खास फोकस हेल्थ कार्ड के ऊपर है। पंजाब की तमाम आबादी को 31 दिसंबर तक हमने हेल्थ कार्ड देना है, जिससे 10 लाख की इंश्योरेंस जो है वो लोगों को मिल जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो वज़ीर आज़म साहब का इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेगा, जिससे आवाम को डायरेक्ट। लेकिन ऐसे इक़दामात के बाद भी खुशाब में आप लोगों का हार जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फारूक हबीब साहब, इतना काम आप लोग कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, देखें बात बना के सेहत कार्ड आप लोगों ने दे रहे हैं। देखें शादिया साहबा, बहुत सारी वजूहात होती हैं हर इंतखाबात की। जो खुशाब का इलेक्शन है इसमें हमारे वोट बैंक के अंदर कमी नहीं आई, बल्कि हमारा जो वोट है वो बढ़ा है। कुछ इंटरनल हमारे अपने अंदरूनी वहाँ पर इश्यूज थे कि हमारे ही एक पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो टिकट के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पीएमएलएन के कैंडिडेट की वहाँ पर हमायत की। एक वो हमारे सामने एक इशू सामने आया। दूसरा, वहाँ पर जो उम्मीदवार भी फौत हुए वो भी वहाँ पर एक पुराने आज़ाद भी जीतते रहे, उनका अपना असर सूख भी था और एक हमदर्दी भी थी। ये तमाम पहलू बीच के अंदर आ जाते हैं। तो हर जिमनी इलेक्शन की अपने मारूदी हालात कौन जीता है कौन हारा है, अंदरूनी मामलात हों, आपसी नहीं, लेकिन उसका फैसला शादिया साहबा शादिया साहबा जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसके डायनामिक्स और होते हैं। असल जो आपका मुकाबला होता है वो आम इंतखाबात में होता है, उसमें आवाम की एक हवा होती है, आवाम आपको आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे देखती है और फिर वो एक जनरल हवा चलती है जो पूरे मुल्क के अंदर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, आज NA 249 के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो नताइज दोबारा गिनती का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने, क्यों रिकाउंटिंग में एक बार फिर से आप लोगों ने एतराज़ उठाया? इलेक्शन कमीशन ने पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त को मंजूर किया, मुतालिबा माना कि रिकाउंटिंग होगी, अब दोबारा क्या एतराज़ है आप लोगों को सर? देखें, उसमें जब आज रिकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसकी सबसे पहली बुनियाद तो ये है कि वो जो थैले हैं उनकी इंटीग्रिटी आप सब देखते हैं कि थैले सील्ड हैं प्रॉपर्ली या नहीं है, कि जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन से वो सील मौजूद है या नहीं है। और अगर वो नहीं होगी तो पहला ही शुबा हो जाएगा कि उसकी इंटीग्रिटी ऑफ वोट्स, तो जाहिर सी बात है उसकी फिर कोई हैसियत रहेगी नहीं कि अगर थैले खुले हुए होंगे। तो वो हमने पॉइंट आउट किया था। दूसरा जो इशू था कि जब वो थैले बंद किए जाते हैं तो उससे पहले वहाँ उसमें जाहिर है वोट्स होते हैं, बैलेट्स होते हैं, और उसके अलावा जो फॉर्म 45 होता है उसको डाल दिया जाता है ताकि उसकी मैच हो सके कि यहाँ जितने भी इस थैले में वोट्स हैं एक पोलिंग स्टेशन के, वो उस फॉर्म 45 से मैच भी करते हैं या नहीं मैच करते हैं, क्योंकि हम गिनती किस चीज़ की कर रहे हैं। अगर हमें वो एक इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, जो हम ये कह रहे हैं जो आपका फॉर्म 45 है हमारा नहीं,
आप उस थैले में से निकाल के हमें दिखा दें, हमें दें नहीं, हमें दिखा दें कि जी इसमें ये 2520 वोट्स लिखे हुए टोटल, हर कैंडिडेट के वोट्स इतने इतने लिखे हुए। अब जब उसकी गिनती शुरू होगी तो उस गिनती के हिसाब से, उस फॉर्म 45 के हिसाब से वो गिनती मैच करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो मैच नहीं करेगी तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज आप किसी चीज के लिए गिनती करते ना, किस चीज को एस्टैब्लिश करें हम, इंटीग्रिटी किस चीज की एस्टैब्लिश करें। तो ये एक हमारा जाहिर है दो बुनियादी हम जो रिकाउंटिंग का मतलब समझते हैं जुबैर साहब, वो ये है कि जो गिने हुए वोट हैं उनको दोबारा गिन लिया जाए कि कहीं कम तो नहीं हो गए, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए, इसका मतलब इसको कहते हैं रिकाउंटिंग। फिर जो मुस्तरद शुदा होते हैं उसमें देख लें कि कहीं इसमें सही वाले वोट तो नहीं चले गए, मुस्तरद ज़्यादा हैं कम है, तो इसको बोलते हैं रिकाउंटिंग। लेकिन जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये तो बिल्कुल वो ऑडिट वाली बात होगी, पूरे इलेक्शन पर ये तो फिर सवालिया निशान उठ गया ना। ये तो अगर क्वेश्चन उठता है तो ये तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुई हैं चीज़ें फिर सर। नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा मैनिपुलेट हुई हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन शुड आंसर बुनियादी दो चीजों पर। भाई फॉर्म 45 उसके अंदर से निकाल के दिखा देना, मतलब आप खुद बताएं। आप जो ऑडिट की बात करें, देखें वो 73,000 कुछ वोट्स कहते हैं कि टोटल कास्ट हुए थे, जिसमें से कुछ 700 रिजेक्टेड वोट्स थे। तो 73,000 किसके अगेंस्ट मैच करें, किसके अगेंस्ट मैच करें? गिनती तो अगर आप कह रही हैं कि सिर्फ गिनती का मतलब वो होता है कि आप बाकी फॉर्म 45 भी छोड़ दें। और फॉर्म 45 हम नहीं ये कह रहे, वो जो आप कह रही हैं ना पॉइंट्स कि जी वो साइन हुए थे या नहीं हुए थे, या और जो लैप्सेस थे, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। वो आपकी बात सही है कि वो तो उसमें फिर ट्राइब्यूनल में आप जाते हैं, जब एक दफ़ा इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है आप ट्राइब्यूनल में जाते हैं और अपने जो कंसर्न्स है वो एक्सप्रेस करते हैं, और उसके हिसाब से वो जो थंब इम्प्रेशन है, चाहे कि जी वो मैच करता है या नहीं मैच करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो दूसरे जो भी चीज़ें हैं। बट यहाँ तो हम समझते हैं कि बुनियाद, अब इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमारे नज़दीक ये बुनियादी चीज़ जो है ये फंडामेंटल है रिकाउंटिंग के लिए। तो सर ये आपके कंसर्न्स जो हैं, जो भी आप बता रहे हैं, आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी ये बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या मौक़िफ़ अपना रहा है? इलेक्शन कमीशन में आज दोपहर हम लोग गए थे अपनी रिटन एप्लीकेशन लेके, और इलेक्शन कमीशन ने तो हमें ये तासुर दिया था कि वो हमारी बात से, इस बात से एग्री करते हैं ये फॉर्म 45 के हवाले से। अच्छा। बाकी उन्होंने कहा कि वो तय कर लेंगे कि जो हमारा कंसर्न है कि जी वो सील्ड थे ये नहीं थे थैले, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्शन कोई भी नहीं लिया, और गिनती जो थी वो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में वो जारी थी, और अभी भी हमने सुना था कि शायद वो 10 बजे तक गिनती जारी रहेगी। अच्छा सर, जब आप लोगों जो पहले रिजल्ट आया तो इल्ज़ाम लगे कि धांधली हुई है, तो सर धांधली तो ज़िमनी इंतखाबात में कहते हैं वही करते हैं जिनकी हुकूमत होती है। तो पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है वहाँ पर जोर है सारा, पीपल्स पार्टी ने धांधली की है सर? देखिए, मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो डिले था रिजल्ट्स आने में, चाहे वो कोई और लैप्सेस थे फॉर्म 45 के हवाले से कि 276 पोलिंग स्टेशंस थे, जिसमें से 167 स्टेशंस के फॉर्म 45 जो हैं उस पर किसी भी पोलिंग एजेंट का साइन नहीं है। ये बहुत बड़ी तादाद है। अब इस किस्म के जो हमारे कंसर्न्स थे, हम पीपल्स पार्टी पर तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी वजाहत करे इन चीज़ों पर। नहीं सर, जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है धांधली, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लग रहा है किसी पे सर। जब इसका रिजल्ट आया था 249 का, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया धांधली हुई है। धांधली का मतलब होता है आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने घपला किया है। तो इलेक्शन कमीशन बता देना कि नहीं हुई ये धांधली। इलेक्शन कमीशन अगर आगे देखें, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए, एक तो हमारे यहाँ बहुत से इदारे ऐसे हैं जो बड़े रेलेवेंट होते हैं
किसी भी प्रोसेस में, लेकिन वो पब्लिक में बात नहीं करते। अब ये बड़ा मसला है। अब मैं और आप और पूरा पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि जी सुबह 3:45 बजे क्यों रिजल्ट आया, लेकिन जो आंसर कर सकता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो आके कुछ नहीं वजाहत कर रहा कि जी भाई क्यों 4:45 बजे आया। अब वो एक्सप्लेन कर दे तो कुछ तो अगर कोई धांधली नहीं हुई है तो वो एक्सप्लेन कर दें कि जी देखें ये टाइम है, कोई अप्रोक्सीमेशन बताएं कि जी कितने स्टेज पर ये जाके होता है। ज्यादा कैंडिडेट्स की वजह से ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, चाहे किसी को कम वोट मिल रहे हो या ज्यादा वोट मिल रहे हो। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि अगर वो चाहे इलेक्शन नाइट है या उसके दूसरे दिन जब लोगों ने शोर मचाया या तीसरे दिन, तो वो आके वजाहत कर दें। मुस्तकबिल में ये धांधली के ऐसे इल्ज़ामात एक दूसरे पर ना लगें। हमने अपनी हिस्ट्री में देखा है 1970 के अलावा कोई ऐसा इंतखाब नहीं था जिस पर सवाल ना उठा हो, जिस पर धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों। सर, शायद तहरीक इंसाफ इसीलिए कोशिश कर रही है कि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ों से बचा जा सके, इंतखाबी इस्लाहात लाने की बात कर रही है। आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी, आप लोगों को सदर मुमलिकत दावत दे रहे हैं कि आएँ, बैठें, बात करें, अपनी तजावीज़ दें। तो सर, कल की मुश्किल से बचने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज हुकूमत के साथ बैठकर, ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं आप मान लें, आप अपनी भी तजावीज़ दें। सर, बैठें तो सही। शाजिया, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि क्या हुकूमत कमिटेड है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। उसके बाद की बात होती है कि आप कौन सा निज़ाम लेके आए। आपने खुद बता दिया 1970 के इलेक्शंस सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर थे, एटलीस्ट कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। और मैं और आप सोच सकते हैं कि 50 साल पहले तो कोई सिस्टम नहीं होगा ना, सब कुछ मैनुअल होगा, लेकिन कमिटमेंट थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और हुकूमत तो उस वक्त जो थी उस कमिटेड थी कि उन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन डिलीवर किया। दूसरी तरफ आप अमेरिका उठा के देख लें, मोस्ट मॉडर्न कंट्री है और एडवांस सिस्टम होगा। ट्रंप ने जब वेला मचाना था धांधली का तो उसने वो अवेला मचा दिया और कैपिटल हिल तक पर हमला कर दिया। सो ये बेसिक चीज होती है माइंडसेट की। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम कहते हैं कि आप कमिटेड हैं, पीटीआई वजीर आजम साहब, सदर मुमलिकत साहब, तो हमें ये बता दें उस इंक्वायरी का जो डस्का के हवाले से 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम लगाया, हुकूमत पंजाब पर इल्जाम लगाया कि पूरी रात वो फोन करते रहे, आईजी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, चीफ सेक्रेटरी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। किसने उठाए थे वो 20, वो कहाँ लेके गए सर, थे, ये मामला हल कर लेना कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। ये बैठेंगे तो सर बातें होंगी। शाजिया जस्ट होल्ड ऑन। आप ये कह रही हैं कि वो उस्मान बुज़दार ने और इमरान खान ने उस दिन रात को ये पूछा, अभी तक रिफॉर्म्स तो नहीं आए ना, अच्छा जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो हम धांधली कर लें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके चले। कैसी बात कर रही हैं? इट हैज नथिंग टू डू विद इट। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आप तजवीज़ कर रहे हैं उसके खदोखाल क्या है? आप आके मैं 5 दफा कह चुका हूं अपने साथियों को पीटीआई के बहुत से टॉक शोज में कि आप पार्लियामेंट में एक प्रेजेंटेशन करें, आप मीडिया में आके एक प्रेजेंटेशन करें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, विद माई 27 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द बेस्ट IT कंपनी इन द वर्ल्ड, इनको पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। ये कम से कम 2 या 3 या 4 साल का प्रोजेक्ट है, और वो भी अगर आपके पास 100% ये सब बातें जो आप टीवी टॉक शोज में बैठकर करते हैं कि ये नहीं चल सकता, ये क्या बातें कर रहे हैं? सर, यही जो स्पीकर साहब की सदारत में जो कमेटी बनाई है, सर आप वहां बैठकर ये सब बातें करते हैं। पता ही नहीं होगा, प्रेसिडेंट साहब को तो पता ही नहीं होगा। तो सर उनको बताएं कि आपको पता कुछ नहीं है, तो फिर आप बताएं ना। को इस सिस्टम का पता होगा तो सर फिर आप लोग बताएं ना। क्या बताएं? मैं कह रहा हूं ये तो एक्सक्यूज मी, आप ये कहते हैं कि एक बैंकिंग सिस्टम में आप चेंज कर रहे हैं, IT सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो वो पहले आपके दिमाग में क्या है IT सिस्टम जो वो आप लेके आ रहे हैं, हमें बता देना, अवाम को बता दें। क्या आप नहीं है स्टेक होल्डर? मीडिया स्टेक होल्डर नहीं है, अवाम स्टेक होल्डर नहीं है? उनको नहीं पता होना चाहिए? डिबेट नहीं होनी चाहिए कि भाई है क्या, चेक एंड बैलेंसेस क्या है, कंट्रोल्स क्या है, किस चीज का फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं है, टेक्निकल रिसोर्सेज है नहीं है, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर फिर कल को सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाएगा, फिर आप लोग एतराज करेंगे कि पार्लियामेंट को बाईपास किया है, फिर आप कहेंगे कि ऑपोजिशन को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब जब 3 साल के बाद कहते हैं आके, ये वो हुकूमत है, प्लीज शाजिया अंडरस्टैंड, ये वो हुकूमत है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कि हमें तो पहले पता ही नहीं चला 2 साल तक हो क्या रहा था।
बिकॉज हम तो कुछ और समझ के आए थे। भाई जब आप इतने पूरे पाकिस्तान को कुछ और समझ के आए थे तो आप एक सिस्टम को क्या समझ के आ रहे? मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी से पूछ रहे, अच्छा बता दें इसके ABC बता दें, नट्स एंड बोल्ट्स बता दें, किसी भी मिनिस्टर को अगर पता हो, किसी भी मिनिस्टर को या MNA को या किसी को पता हो, PTI के पता ही नहीं है। बस एक बातें हुई, बातें शुरू कर दी कि जी हम ये कह रहे हैं, और वो उस दिन याद आता है जिस दिन शिकस्त होती है इलेक्शन में, उस दिन याद आता है कि जी हाँ एक वो सिस्टम है। भाई आप ये तो जवाब देना, डस्का में आपने 22 या 23 अगर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ये सारा सिस्टम लेकर आती है, क्या रिएक्शन होगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठी हूं, प्रोग्राम हो रहा है ना, आप ये रिकॉर्ड रखें। ये वो असद उमर वाला बातें नहीं मैं कर रहा कि इसको संभाल के रख रहा हूं, ये संभाल के रखिएगा। अगर इस हुकूमत ने अगले 1, 1.5, 2 साल ये सिस्टम डिलीवर कर दिया ना, तो मैं सियासत से रिजाइन कर दूंगा। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूं, इनको पता ही नहीं व्हाट दे आर टॉकिंग। अच्छा। ये कहीं से इधर से बात सुन ली है उन्होंने आके। और दूसरी बात ये है कि क्या आपका इंटरेस्ट नहीं होगा इंश्योर करना कि इसकी इंटीग्रिटी है ये नहीं है? क्या इनपुट जाएगा, क्या आउटपुट जाएगा? थर में क्या हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में रिसोर्सेज हैं? हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो मिलते नहीं है पढ़े लिखे इतने, जो पूरे पाकिस्तान एक हल्के में इलेक्शन करा सके। 275 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आपको उस क्वालिटी के नहीं मिलते। और आप कह रहे हैं कि IT से लोग आपको मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन छोटे छोटे जिलों से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा प्रेस क्लब के इंतखाबात होने, उसमें स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग के तौर पर वो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आंसर क्या मिलता है क्या सिस्टम। कोई भी सिस्टम आता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है तो आप ये पूछते नहीं है, आपका हक नहीं होता कि है क्या सिस्टम, हाउ विल इट ऑपरेट। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि पहले पार्लियामेंट में आए, जो कि बहुत ये तकनीकी जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उन पर आकर बात करें। पार्लियामेंट में हम नहीं उनसे सुन रहे तो मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे 2 चीजें मेरी कंडीशन। पहले मुझे आके कोई प्रेजेंटेशन पब्लिक में नहीं कर सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं। अच्छा। 5 वजीर, अच्छा। 5 वजीर करते हैं ना रोज प्रेजेंटेशन। एक कर दे फिरदौस आशिक अवान अगर इस पर प्रेजेंटेशन कर देना, उनका इस क्या पर लेना तो मैं अभी रिजाइन कोई IT का माहिर करेगा, कोई IT का मिनिस्टर करेगा, अगर वो फिरदौस साहब क्यों करेंगे इस पे? चीफ मिनिस्टर कर देना, चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब कर दे, बुज़दार साहब कर दे। मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, अभी चैलेंज दे रहा हूं। अगर बुज़दार साहब इसका ए भी बता सके, ABC तो छोड़ें, A भी बता सके ना कि ये है क्या जिसकी वो तायद कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी आम बंदे को तो नहीं पता होगा ना, ये टेक्निकल चीजें कोई टेक्निकल बंदा ही बता सकता है ना जुबैर साहब। तो बताएं ना, ये मेरा मैं उसमें से पकड़ के लाऊंगा टेक्निकल। कौन है टेक्निकल? मतलब IT का मिनिस्टर जो हैं आपके, उन्होंने आज तक लैपटॉप नहीं खोला था, वो है आपके IT के मिनिस्टर। चाहे स्पीकर कहे, चाहे प्रेसिडेंट कहे, ऑपोजिशन नहीं बैठेगी, नून लीग नहीं बैठेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉजिटिव इंडिकेशन दी थी कि वो बात करने के लिए इस पर तैयार हैं। मैं तो कह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस मुल्क का IT मिनिस्टर ने कभी लैपटॉप नहीं खोला था, आप उसको IT मिनिस्टर बना दें। आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं उसके आंखें बंद करके कहूं कि हाँ जी चलें, बड़ा जबरदस्त आपकी तजवीज़ है। बता देना क्या तजवीज़ है। ऑपोजिशन वाले नहीं मानते हैं, आप पार्लियामेंट में आके प्रेजेंटेशन करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी हक नहीं मिलना चाहिए वोट का? मीडिया के सामने आप प्रेजेंटेशन कर लें जी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं मिलना चाहिए? वोट का हक उस वक्त मिलना चाहिए जब उसकी जब आपको पता है एक ही दफा वोट का हक मिला था, वो था 1985 में या 2002 में। उसके बाद दोनों दफा रेफरेंडम में मुशर्रफ साहब और जियाद साहब के ज़माने। आप जब भी वोट की बात करती हैं ना, तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि क्या उसकी इंटीग्रिटी आप इंश्योर करते हैं? कैसे इंश्योर करेंगे? बाहर से बैठ के एक साहब हैं एम्स्टर्डम में और पूरे हॉलैंड में पाकिस्तानी 15 शहरों में रहते हैं, कैसे इंश्योर करेंगे? अब आज मुझे कुछ जवाब दे दे, सिंपल सा जवाब दे दे। हाउ विल यू इंश्योर द इंटीग्रिटी? आपको पता ही नहीं, आप कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। भाई ओवरसीज पाकिस्तानी का कौन मना कर रहा है? आप बताएं तो सही ना, कैसे इंश्योर करेंगे? ड्यूल नेशनल होंगे, फॉरेन पाकिस्तानीज होंगे और फॉरिजन, क्या है क्या? कौन सा सिस्टम मॉनिटर करेगा? वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। रेफरेंडम हुआ था तो उसका आप समझते हैं क्या पॉलिसी आप लोग? मैंने कहा पहले हुकूमत बताए कि नहीं, आप लोगों की भी तो कोई सोच होगी ना इस पर। हुकूमत ये बताए भाई, हमारी सोच सबसे देखें, इसमें एक कोई इसमें राइट और रॉन्ग की बात नहीं होती। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ड्यूल नेशनल को
अलाउ होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का हक। फिर एक था कि जी जो बंदा रेजिडेंट पाकिस्तानी है जो वोट डाल सकता है वो उसको हक होना चाहिए सिर्फ इलेक्शन लड़ने का। सही। इसमें तो राय है, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप कोई भी प्रपोजल लेके आते हैं तो उसमें हमारे जो बुनियादी सवाल होते हैं कि हाउ विल यू मॉनिटर। सही। उसका यहाँ पाकिस्तान में आप कराची जैसे शहर में इलेक्शन नहीं करा सकते और आप कह रहे हैं कि मैं वियना में और एम्स्टरडम में और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके इलेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इस वक्त अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया में ये बहस हो रही है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत के अवलीन 100 दिन कैसे गुजरे, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जनवरी में हल्फ उठाने के फौरी बाद जो आवाम से वादे किए थे उसके मुताबिक उन्होंने पहले से तरतीब करदा तरजीहात के मुताबिक अवलीन 100 दिन में लगभग 95% अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब इस पर एक बड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि टारगेट्स को अचीव किया है या उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए दुरुस्त समत में चल पड़े हैं। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन इस इक़दाम को अमरीकी जो अवाम है वो सदी की बेहतरीन कारकर्दगी करार दे रहे हैं। सदर जो बाइडन का ये मौक़िफ़ है कि वो अमरीका को इस माज़ी करीब का स्टेटस वापस दिलाएंगे। अब सदर बाइडन ने जब अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास के खिताब में जो डिटेल्स बताई हैं उस पर रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन को कि पहला मसला तो तारकीन वतन का था। साबिक सदर ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद बंदी कर दी थी, 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक पर वीज़े की पाबंदी आयद कर दी थी, मगर सदर जो बाइडन ने पाबंदी ख़त्म करके सूरत हाल को बिगाड़ दिया है। ये तो है अपोजिशन की तनकीद रिपब्लिकन की जो प्रेसिडेंट बाइडन पर डेमोक्रेटिक लोगों पर हो रही है। अब नाज़रीन आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत के 100 दिन पूरे हुए थे तो बड़ी तनकीद हुई थी और कहा गया था कि आपने तो बड़े 100 दिन के प्लान्स बताए थे, आपने तो कहा था कि 100 दिन में पूरा सिस्टम जो है ना वो बदल कर रख देंगे, वो मुकम्मल नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से पॉलिसियों पर मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से जब बहुत ज़्यादा तनकीद बढ़ने लगी, 100 दिनों के जो प्लान्स थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यहाँ तक कहना पड़ा था कि हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। लेकिन हुकूमत ने बाद में कहा कि 100 दिन का जो प्लान था उसका मतलब ये था कि एक डायरेक्शन को वाजे करना, समत को वाजे करना कि हमारी डायरेक्शन है क्या टुवर्ड्स पॉलिसीज। तो अमेरिका में भी अवाम क्या यही समझे हैं कि 100 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये मैं जानना चाह रही हूँ। अपने प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, पाकिस्तान में तो अवाम ये समझ बैठे थे कि 100 दिन का जो पीटीआई की हुकूमत ने एक टारगेट दिया था कि 100 दिन में हम फला जो अहदाफ है उनको अचीव कर लेंगे, वो तो बाद में हमें पता चला कि वो अहदाफ को अचीव करना नहीं था, वो था कि एक दुरुस्त समत की तरफ चलना, डायरेक्शन को वाजे करना। अमरीकी अवाम ने क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है उनके जहनों में कि 100 दिन का मतलब उन्होंने क्या लिया और क्या अचीव किया, क्या आप लोगों ने हासिल किया इन 100 दिनों में? देखें जी, सबसे पहले तो ये समझने के लिए कि 100 दिन में क्या हुआ, आप ये इस चीज़ पे जाएं कि जब प्रेसिडेंट बाइडन ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त जो वाज़ेह चीज़ें थी वो ये थी कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में किया हुआ था और कंट्री डिवाइडेड थी, पीसीस के अंदर लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर थी। तो ये बड़ी एक उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ थी और इलेक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा डिवाइड हो चुका था कि आपने सबने देखा कि कैपिटल हिल पे हमले और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब उसके बाद जब इन्होंने हुकूमत संभाली और 100 दिन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो ना, यूनाइटेड द कंट्री। आपको सड़कों पर एहतजाज नज़र नहीं आ रहा, लोगों के अंदर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है और सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है और वो अपने आप को मोर सिक्योर और मोर
यानी इंक्लूसिव समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनकी जो अचीवमेंट मैं समझता हूँ ये है। उसके साथ साथ इन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को जो वापस से इन्होंने रीजॉइन किया और एक जो क्लाइमेट समिट के ऊपर जो 40 बल्कि अभी तो आप 41 गए उसके अंदर 41 मुल्कों को शामिल किया। तो ये काम हुआ और हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसकी सिर्फ डायरेक्शन, आप इसको अब डायरेक्शन कहें तो ये देखें क्लाइमेट का काम तो नहीं 100 दिन में पूरा होगा, लेकिन इनिशिएटेड द वर्क। अच्छा, अब इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो एक एडवांसिंग दी रेशियल इक्वालिटी जो थी, जिसके अंदर उन्होंने जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया जाएगा थ्रू फेडरल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया। उसके बाद डाका रिसिपिएंट को वापस उनका स्टेटस देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया। उसके बाद एक मोबिलाइजेशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑन कोविड के ऊपर जो किया था, फिर आपने 230 मिलियन। क्या अमेरिकी अवाम प्रेसिडेंट बाइडेन की कोरोना से निपटने की पॉलिसी से बिल्कुल मुतमईन है? 2/3 of the people in the country are 100% agreed कि ये जो सारा कुछ हुआ है हम उससे मुतमिन भी है और उनके साथ भी हैं। आप मतलब 2/3 of the people। अच्छा, अब इसमें लिफ्टिंग द मुस्लिम बैन आपको भी याद होगा, जो हमारे लिए बड़ा एक था। फिर WHO के साथ वापस रीज्वाइन किया अमेरिका ने। फिर लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का प्रोग्राम इनिशिएट किया। चाइल्ड केयर टैक्स क्रेडिट को वापस इन्होंने उसको इनिशिएट किया। ये $6 ट्रिलियन का प्राइस टैग है जिस काम को शुरू किया गया है, जिसके ऊपर सड़कें और ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेट और ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में ये पूरी अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इसके अंदर तो इसकी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हो गए। कोरोना के बाद के जो मौशी डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करना है। फिर सबसे बड़ा जो एक पीस प्रोसेस जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से अफगानिस्तान से फ़ौजियों का इनखला, जिसके बारे में तालिबान को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है कि 1 मई की डेट थी, इसको क्यों आगे किया गया। तो आपको नहीं लगता कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन 100 दिनों के बाद जिससे निपटना है प्रेसिडेंट बाइडेन को? उसके लिए क्या प्लानिंग्स है? 4 साल का बखेड़ा है ये, इसको आपको वाकईतन चैलेंजेस हैं और इसको अफगान वार के ऊपर डेट दे दी गई है कि इसको मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर कल भी उन्होंने वापस कहा है कि मैं जो कंट्रीज़ हैं अपना नेबरिंग कंट्री, उन सब को साथ लेकर के हम काम को आगे बढ़ाएंगे और पीसफुली इस प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रिफ्यूजीज़ के ऊपर भी एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका कोटा बहुत नीचे लेके चले गए थे। इन्होंने 2 दिन बल्कि कल ही इसको भी इंक्रीज किया, बढ़ा दिया वापस, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट बढ़ाई है। तो ये यकीन करें कि प्रेसिडेंट बाइडेन का जो तरीकाकार है ना, वो गेट इट एंड गेटिंग द थिंग्स डन। अब कल भी जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि whatever the promises I made, I'm working on it and I'm fulfilling that and I will finish all of them। तो ये जो फिर जो लोगों की अपॉइंटमेंट्स है ना, मैं आपको उसके ऊपर बड़ा ज़रूरी बात बताऊं कि इन्होंने सारी कम्युनिटीज़ को मिला करके उन सब को एक सेंस ऑफ ओनरशिप देने के लिए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं जिसके ऊपर आम आदमी समझता है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो इस तरह ये जो अब जैसे आइस के लिए जो इमिग्रेशन का जो एक यही मैं पूछने वाली थी आपसे कि इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी चेंजिंग्स आ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में हमने देखा कि ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के लिए, मुस्लिम्स के लिए इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हो, वीज़ा प्रॉब्लम्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बड़ी हर्डल्स होती थी। क्या टुवर्ड्स इमिग्रेशन पॉलिसीज भी आप लोग कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं? ऑन द फर्स्ट हैंड ये वापस सारी चीज़ें उसी जगह चली जाएंगी जब ट्रंप ने उठाया था अपना हल्फ और उस बाद में जो चेंजेस की थी। मैं ये ज़रूर बताऊं कि इमिग्रेशन में जो डिलेज है ना इस वक्त, उसमें कोरोना का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। उसके साथ साथ जो कोटे कम किए थे उनको तो ये देखें आपके सामने है कि वापस जो है रिफ्यूजीज़ का बहुत बड़ा इशू था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि अगर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका में आना चाहता है तो उसको उसकी इजाज़त देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जब आप उस जगह के ऊपर जहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन है और आप कोशिश, आज भी देखें 2 दिन पहले भी हिलरी क्लिंटन ने भी एक अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर उन लोगों ने जिन्हें हमारा साथ दिया था एक बड़े लेवल पे इमिग्रेशन को खोलना पड़ेगा ताकि
उनकी जान बचाएं ताकि उनको कोई मतलब बाद में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये है रियल अमेरिका कि भी हमने हर वो शख्स जिसके साथ हमने मिलकर को काम किया था उसको दरमियान में हमने छोड़ के नहीं आना। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरमियान में मामला किए थे वो तो एक ऐसा था ना कि टेक इन रिवेंज, हर चीज को इसको भी बंद कर दो और उसको भी बंद कर दो। तो ये चीजें देखिए, मैंने आपको जो लिस्ट बनाई है ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो चुकी हैं। अब मुस्लिम बैन जो है खत्म हो चुका है, हम सबको पता है। मतलब ये कि अमेरिकी अवाम 100 दिन की जो प्रेसिडेंट बाइडेन की कारकर्दगी है उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा मुतमईन है, बेइंतहा मुतमईन है। और उसके इसीलिए आप देखें ना कि सड़कों पर और इकानमी का भी रिवाइवल शुरू हो चुका है। हम लोग, मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीजें थी वो खुलनी शुरू हो गई हैं वापस, और बिजनेस जो है वो अपने नॉर्मल, बहुत सारी जगह पे तो मास्क की पाबंदी भी खत्म हो गई है। तो ये चीजें तो अमेरिका के अंदर अब वर्सेस द अदर एरिया जहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है, अभी देखें ना कि जहाँ पे बड़ा था वो कम हो गया और बाकी जहाँ अभी दुनिया में बढ़ा और यहाँ पे आपकी जो है लोगों को 40% से ऊपर तो दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद साहब आते। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।